एग्ज़ाम के दिनों में स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट, सर कॉलेज में तो हमें प्रैक्टिकल प्रोग्राम ही प्रोग्राम, हर बार प्रोग्राम ही प्रोग्राम कराए। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज के पेपर में हमको लिखना क्या है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें क्या लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा थ्योरी बेस्ड होगा। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इस पूरी वीडियो में मैं यहाँ पर आपको पूरा लिखने का पूरा तरीका बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने जो कंटेंट लिए हैं उसमें नंबर 1 डिसीजन मेकिंग है, ईफ, अगला इटरेटिव स्टेटमेंट, पूरा लूप आएगा, अगला मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट, स्विच केस होगा, अगला ब्रेक एंड कंटिन्यू, अगला अरे। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरे 5 टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं 5 टॉपिक का पूरा मेन एग्जाम में कैसे लिखना है, थ्योरी पेपर में कैसे लिखना है, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन बनता है इफ एल्स पर। तो इफ एल्स पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, या हमसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इफ एल्स या एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। तो पहले हमको लिखना क्या चीज़ है इसके बारे में, इसको समझना पड़ेगा हमको कि डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। जब मैं किसी कंडीशंस पर बात करूंगा तो उसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू रन स्पेसिफिक ब्लॉक ओनली व्हेन अ गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम का कोई कोड कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी एग्जीक्यूट होगा, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम आगे डबल कोड में इस तरह से लिख सकते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स कंट्रोल, है ना, द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है, चेक करता है कि क्या दी हुई कंडीशन सही है या गलत है, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इतना हमने अगर लिख दिया कि डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है तो इतना हमारे लिए बहुत है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर मुझे लिखना है ईफ, नंबर 2 पर मुझे लिखना है ईफ एल्स, नंबर 3 पर मुझे लिखना है ईफ एल्स ईफ, ईफ एल्स ईफ जिसको हम ईफ एल्स इफ लेटर भी बोलते हैं, और नंबर 4 पर आएगा नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। तो यहां पर ये चारों जो स्टेटमेंट है इफ से रिलेटेड है, चारों स्टेटमेंट कंडीशन से रिलेटेड है। यहां पर हमको कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगी। अब इसके बाद हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं और उसका सिंटेक्स लिखते हैं और उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहां पर सिंटेक्स ऑफ ईफ है। अगर मुझे इफ को समझना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इफ, इफ के बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट चलेगा। अब ये कंडीशन अगर सही होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन अगर गलत होगी तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो अगर इसको मुझे समझना है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ कोई भी नंबर है अगर वो लेस देन 10 के है और यहाँ पर मैंने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा है, कुछ भी स्टेटमेंट वो हो सकता है, उसको मैंने अगर प्रिंट करा है तो ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सही होगी। कंडीशन कब सही होगी, जब x की वैल्यू 10 से कम होगी तब ये कंडीशन सही होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो सबसे पहले मुझे इफ का हेडिंग डालकर इफ का सिंटेक्स लिखना है। सिंटेक्स लिखने के बाद इफ का जब सिंटेक्स लिख लूंगा मैं तो डायरेक्ट मैं सिंटेक्स इसका लिखूंगा इफ एल्स का, क्योंकि जो मेन जो प्रोग्राम बनते हैं वो इफ एल्स पर बनते हैं, इफ एल्स इफ पर बनते हैं और नेस्टेड इफ एल्स पर बनते हैं। अब मैं यहाँ पर इफ का सिंटेक्स कॉपी में लिखूंगा तो इफ में सबसे पहले कंडीशन आएगी, कंडीशन के सही होने पर ये स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन अगर गलत होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा। तो इफ एल्स का मतलब है कंडीशन के 2 पहलू होंगे, अगर कंडीशन सही होगी तो इफ का स्टेटमेंट चलेगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। तो ये मेरा पहला कंट्रोल स्टेटमेंट का दूसरा सिंटेक्स हुआ इफ एल्स का। इफ एल्स का एग्जाम्पल समझते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट गिवन नंबर इज, टू फाइंड आउट या टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने एन, यूजर से हमने वैल्यू ले ली, प्रिंटफ और स्कैनफ करवा के डायरेक्ट अपन एक चेक लगाएंगे। अगर मैं एन को डिवाइड करता हूँ 2 से, रिमाइंडर वाला, और अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, गिवन नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो या तो उसकी वैल्यू 1 आएगी या उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अगर वैल्यू यहाँ पर 1 आती है तो 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स कोड चलेगा गिवन नंबर इज ऑड। अब कुछ जगह पर कुछ टीचर्स आपको बताते हैं कि कर्ली ब्रैकेट आना ही आना है। तो मैं कहने का सिंपल सा मतलब ये है
कि अगर मैं इफ़ में एक ही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा तो कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, लेकिन अगर आपको आपके कॉलेज में या सेमेस्टर में आपको बताया है कि इफ एल्स में कर्ली ब्रैकेट लगाना ही है तो आप एग्जाम में भी कर्ली ब्रैकेट को लगा कर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 नंबर में से हमें बड़ा फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट अमंग 2 नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल ली, ए और बी, यूज़र से दोनों वेरिएबल की वैल्यू ले ली। यहाँ पर मैंने चेक लगाया ए बड़ा है बी से, तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारा एक स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब बी की वैल्यू ऐसे बड़ी होगी तब वो कंडीशन फॉल्स होगी, तब वो बी का स्टेटमेंट चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इफ एल्स इफ का सिंटेक्स लिखना है। सिंटेक्स के बाद हमें एक प्रोग्राम लिखना है ताकि उससे मुझे समझ में आ जाएगा, एग्जाम वाले को, सामने वाले के दिमाग पर चोट लगेगी कि बंदे ने सही लिखा है और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग में इफ का जो अगला पार्ट है वो है इफ एल्स इफ, जिसको हम इफ एल्स इफ लेटर भी बोलते हैं। कंडीशन के अगर 2 पहलू होंगे तो हमें इफ एल्स लगाना है। कंडीशन के अगर 2 से ज़्यादा पहलू, 3 या 4 हो तो हमें लगाना पड़ता है इफ एल्स इफ या नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सिंटेक्स लिखना पड़ेगा कि इसका इफ एल्स इफ का। इफ एल्स इफ कब लगाना है मुझे, जब कंडीशन के 3 या 3 से ज़्यादा पहलू हों, है ना। 2 पहलू पर तो क्या लगा देंगे हम, इफ एल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इफ आएगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट के बाद अगली कंडीशन चेक करने के लिए मुझे एल्स इफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एल्स लिखूंगा खाली तो वो हो जाएगा इफ एल्स। तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा एल्स इफ, यहाँ पर कंडीशन आएगी, यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा। इस तरह से मुझे एक बार और एल्स इफ देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पर एल्स आएगा। सुनो मेरी बात, यहाँ पर कंडीशन के अगर 3 पहलू हैं तो ये डॉट 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 का मीनिंग है कि इफ तो केवल कितनी बार आएगा, केवल 1 टाइम आएगा, है ना। एल्स इफ और एल्स इफ कितनी बार आ सकता है, 2 और मोर देन 1 और मोर देन, एक या एक से ज़्यादा बार आ सकता है। और एल्स जो होगा वो केवल एक ही बार आएगा। तो डॉट 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 का मीनिंग है कि एल्स इफ एक बार भी आ सकता है और एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। जब हम कोड लिखेंगे तो यहाँ पर हमको डॉट 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 लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो कंडीशन के अगर 3 पहलू होंगे तो एक बार इफ आएगा, एक बार एल्स इफ आएगा और एक बार एल्स आएगा। क्लियर एकदम। कंडीशन के अगर 4 पहलू होंगे तो एक बार इफ आएगा, एक बार एल्स इफ आएगा, फिर एक बार एल्स इफ आएगा और एक बार एल्स आएगा। कंडीशन के अगर 5 पहलू होंगे तो इफ आएगा, 3 बार एल्स इफ आएगा और आखिरी बार एल्स आएगा। अब अगर मैं कंडीशन के केवल 3 पहलू की बात करता हूं, अगर मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा, कंडीशन सही है तो उसका स्टेटमेंट चल जाएगा, तो मैं एल्स इफ पर नहीं जाऊंगा। जब मैं एल्स इफ पर नहीं गया तो मैं एल्स पर भी नहीं जा पाऊंगा। चलिए, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो मैं एल्स इफ पर जाऊंगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये गलत हो जाएगा तो मैं एल्स पर चला जाऊंगा, तो फाइनली एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर पहली कंडीशन सही है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो गलत है तो मैं सेकंड पर जाऊंगा, उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो गलत है तो ऑटोमेटिकली मैं थर्ड पर चला जाऊंगा और उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूज़र से मुझे एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो यूज़र से मैंने एक नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद मैंने चेक करा कि अगर वो नंबर बड़ा है तो कंडीशन सही हो जाएगी, ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये दोनों कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर वो नंबर 10 से बड़ा नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं एल्स इफ पर आ जाऊंगा। और अगर वो नंबर 10 से छोटा होगा तो ये स्टेटमेंट कंडीशन सही हो जाएगी, इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एल्स हो जाएगा। बड़ा भी नहीं है, बराबर, छोटा भी नहीं है, तो सिंपल सी बात होगी वो नंबर इक्वल होगा। तो यहां पर मुझे सबसे पहले इफ एल्स इफ का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा और एग्जांपल के तौर पर मुझे एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का जो इफ का 4th पार्ट है वो है नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कंडीशन के 3 या 3 से ज़्यादा पहलू हों तो इफ एल्स इफ या नेस्टेड इफ एल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी फंस जाती है कि हम इफ एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पिक्चर में क्या चीज़ आई, नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पर कंडीशन भी कम से कम इस्तेमाल होती है और कोड ज़्यादा रीडेबल होता है, प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। अब नेस्टेड इफ एल्स का खुद का कोई सिंटेक्स नहीं होता है। नेस्टेड इफ एल्स बनता किससे है, इफ एल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ के बाद में कोई कंडीशन लिखता हूँ और उसके अंदर फिर मैं इफ लिख देता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ, तब ये मेरा क्या बन गया, नेस्टेड इफ बन गया। तो अगर मैं इफ़ के अंदर इफ़ लिखा फिर स्टेटमेंट लिखा तो ये स्टेटमेंट कब चलेगा, जब ये कंडीशन सही होगी। इस कंडीशन सही होने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर ये कंडीशन चेक करूँगा, अगर ये भी कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा। तो इफ़ के अंदर कोई दूसरा स्टेटमेंट न लिखते हुए स्वयं खुद इफ़ को ही लिख दिया गया तब वो कहलाएगा नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का कोई सिंटेक्स नहीं होता है, सिंपल सा इतना लिखा और उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट एक
पूरा दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। हर कोई नेस्टेड इफ एल्स में यही प्रोग्राम लिखता है, तो पेपर जिसने बनाया उसको भी यही प्रोग्राम आता है, चेक करने वाले को भी यही प्रोग्राम आता है, और आपको भी यही प्रोग्राम आता है कि ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर को नेस्टेड इफ एल्स से सॉल्व करो। तो यूज़र से मैंने 3 वैल्यू ले ली। अब मैंने चेक करा, अगर ए बड़ा है बी से, कंडीशन सही होगी तो ए केवल बी से बड़ा है, तो यहाँ पर मैं अंदर आ जाऊँगा। कंडीशन सही होने पर, कंडीशन के गलत होने पर मैं एल्स पर चला जाऊँगा। तो अगर कंडीशन सही हुई तो इसका मतलब ए केवल सिर्फ बी से बड़ा है। अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा, ए बड़ा है किससे, सी से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ए सबसे बड़ा हो गया, और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो चूंकि ए बी से बड़ा था और सी ए से बड़ा निकला, तभी तो कंडीशन फॉल्स हुई। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एल्स कोड चल जाएगा, सी इज़ ग्रेटेस्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी इज़ ग्रेटेस्ट। चलिए, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बी ए से बड़ा है, तो सिर्फ बी ए से बड़ा है। तो यहाँ पर एल्स पर आ जाऊँगा मैं, चूँकि बी सिर्फ ए से बड़ा था तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि बी बड़ा है सी से। अगर ये कंडीशन सही होगी तो बी ए से और बी से सबसे बड़ा हो गया, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सी बी से बड़ा हुआ और बी ऑलरेडी ए से बड़ा था। अगर इस लॉजिक को आपको और अच्छे से समझना है तो चैनल पर सी लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो नेस्टेड इफ एल्स का पूरा फंडा। तो यहाँ पर ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि व्हाट डू मीन बाय डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 4 होंगे, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स। अब पॉइंट मेन बात ये करना है मुझे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इफ एल्स तो मुझे इफ एल्स वाला पार्ट लिखना है, अगर आता है इफ एल्स इफ तो मुझे इफ एल्स इफ वाला लिखना है, और अगर आता है नेस्टेड इफ एल्स तो मुझे नेस्टेड इफ एल्स वाला लिखना है। सर अगर पूरा की पूरा आ गया, पूरा की पूरा अगर आ गया तो सिर्फ चारों तरीके बता दो, चारों का सिंटेक्स लिख दो और इफ एल्स का एक आउटपुट, एक प्रोग्राम और उसका आउटपुट लिख कर आ जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है? हमसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट। तो इसको सिंपल से समझना है अपन को कि मैंने अगर प्रिंटफ में कोई स्टेटमेंट लिखा कंप्यूटर, और ये स्टेटमेंट मुझे अगर बार बार प्रिंट करना है, अगर मैं एक बार प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं खाली प्रिंटफ लिखूंगा, लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं 10 बार प्रिंटफ लिखूंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। अगर मैं लिखूंगा एक बार और काम हो जाएगा मेरा बार बार, लिखना मुझे एक बार है और वो बार बार एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए मुझे इटरेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा इटरेटिव स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड repeatedly as long as a given condition is true। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड अगर मुझे बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए मुझे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जितनी बार ये एग्जीक्यूट होता है उसको, हर एग्जीक्यूशन को इटरेशन बोला जाता है, इस कारण से इस स्टेटमेंट को इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मुझे 3 तरह के लूप मिलेंगे। नंबर 1 पहला फॉर लूप, अगला वाइल लूप, अगला डू वाइल लूप। तो यहाँ पर लिखना क्या, मुझे इतना मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये तीनों टाइप लिख दिए। अब यहाँ पर नंबर 1 फॉर लूप की बात करेंगे, उसका सिंटेक्स लिखेंगे और एक कोड लिख देंगे। नंबर 2 वाइल लूप की बात करेंगे, उसका सिंटेक्स, उसका कोड लिख देंगे। नंबर 3 डू वाइल होगा, उसका सिंटेक्स होगा, उसका कोड होगा। तो ये मेरा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जाम में अगर मुझसे पूछता है कि खाली फॉर लूप बताओ तो हम उतना टुकड़ा फॉर लूप का बता देंगे, इतना लिखकर ये तीनों लिखेंगे। लेकिन एक्सप्लेन किसको करेंगे अपन, सिंटेक्स फॉर लूप का, और कोड किसका लिखेंगे अपन, फॉर लूप का। दूसरा, अगर वाइल लूप डू वाइल लूप पूछता तो इसी तरह से अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि सामने वाले को मार्क्स देने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो थ्योरी पेपर होता है लेकिन हमको यहाँ पर सिंटेक्स के साथ खेलना पड़ेगा और साथ में एक प्रोग्राम के साथ खेलना पड़ेगा। अब हम कॉपी में नंबर 1 हेडिंग क्या डालेंगे, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर रहता है, फॉर पर। फॉर के बाद कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, इनिशियलाइजेशन पर। इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल आता है कंडीशन पर। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो कंट्रोल स्टेटमेंट पर आएगा और स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब वेरिएबल के वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे घटाएंगे और फिर से कंट्रोल कंडीशन पर आएगा। सिंपल सी बात है, कोई काम मुझे बार बार करना है, बार बार करने के लिए मुझे उसको गिनती तो करना पड़ेगी ना। बचपन में स्कूल में मॉनिटर ने उठक बैठक लगवाता था ना, तो गिनता था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो गिनती स्टार्ट करता था, वो काउंटिंग स्टार्ट करता था। तो काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको मुझे एक इनिशियल वैल्यू असाइन करना पड़ेगी और मुझे चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर कंडीशन तक जहाँ तक मुझे लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने कंडीशन तक जाकर चेक करा, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो स्टेटमेंट चलेगा। स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल मेरा कहाँ पर जाएगा, या तो मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा या वैल्यू को घटाऊंगा। उसके बाद वैल्यू अपडेट करने के बाद मैं वापस कंट्रोल कहाँ पर आएगा, कंडीशन पर। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर से स्टेटमेंट चलेगा। तो ये स्टेटमेंट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट चलता गया तो एक लूप बन गया, हम एक साइकिल में फंस गए। कब तक फंसे रहेंगे हम इसमें, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन के फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर मुझे बार बार प्रिंट करना है जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तो हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कॉपी में सबसे पहले सिंटेक्स लिखा, सिंटेक्स लिखने के बाद अगर ये तुमने डिज़ाइन बना दी, सामने वाला तुमको गार्डन हो जाएगा, उसका दिल एकदम ऐसा गार्डन हो जाएगा, गदगद हो जाएगा कि फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। और दूसरे क्वेश्चन में भी अगर कम मार्क्स आएंगे तो उसमें भी बोल देगा कि जा बेटा तूने फॉर लूप मुझे इतने अच्छे से समझाया तो मैं तेरे को 1 नंबर और एक्स्ट्रा देता हूँ दूसरे क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। चल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई, इसके बाद मैंने लिखा फॉर कंट्रोल जाएगा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पर, तो मेमोरी में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, कंडीशन पर, तो 1 इज लेस देन 5 क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने पर बंटी प्रिंट हो जाएगा। अरे भाई आपको बंटी प्रिंट करवाना हो, बबली प्रिंट करवाना हो, सोना प्रिंट करवाना हो, बाबू प्रिंट करवाना हो, जैसी इच्छा जो प्रिंट करवाना हो वो आप प्रिंट करवा सकते हो, मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बंटी प्रिंट हुआ, स्टेटमेंट के बाद मैं इंक्रीमेंट पर जाऊंगा। चूंकि मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 से लेकर 5 तक, इससे मैंने प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा, जो कि अपन ने पिछली वीडियो में समझा। और अगर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वीडियो को अच्छे से देखना है तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। चलिए, अब आई प्लस प्लस करा मैंने तो आई की वैल्यू 2 हो गई। कंट्रोल इंक्रीमेंट के बाद कहाँ पर जाएगा, कंडीशन पर जाएगा। कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने पर फिर से बंटी बाबू सोना प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल वापस इंक्रीमेंट पर जाएगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। बाबू सोना सब प्रिंट होता जा रहा है। उसके बाद कंडीशन, अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा। तो मुझे करना क्या है, सिंटेक्स लिखना है, एक कोड लिखना है और एक आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट इस तरह से लिख दूंगा तो मेरा थ्योरी पेपर जैसे भी होगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बाकायदा उसमें बहुत आराम से बहुत अच्छे से थ्योरी लिख सकता हूँ। तो थ्योरी नहीं होगी, उसके साथ सिंटेक्स भी होगा, उसके साथ कोड भी होगा। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में अगला कौन सा अपने पास, वाइल लूप है। वाइल लूप में सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम के, हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। अगला मुझे जब वाइल मिलेगा तो वाइल के बाद कंट्रोल हमारा कहाँ पर ट्रांसफर होगा, कंडीशन पर। कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर स्टेटमेंट पर जाऊँगा, स्टेटमेंट पर जाने के बाद अपडेट पर जाऊँगा। हाँ जी, अपडेट का मतलब यहाँ पर होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कोई दूसरा लॉजिक होगा, समझाता हूँ अभी मैं। और अपडेट स्टेटमेंट के बाद मेरा कंट्रोल वापस कंडीशन पर जाएगा। सर फॉर लूप को और वाइल लूप को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, फॉर लूप को हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमारा लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पर चलना है, और वाइल लूप को हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हमारा लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पर भी चले या फिर लॉजिक पर डिपेंड करे। तो अभी मुझे रिवीजन वाले केस में एग्जाम में मुझे क्या लिखना है, तो वो लॉजिक को छोड़ो, अगर उसको पूरा पढ़ना है तो चैनल पर जाकर वीडियो देखो। तो यहाँ पर अभी अपन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम हमको क्या लिख कर आना है ताकि हमको मार्क्स पूरे मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर गया, इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू असाइन करूँगा। अगला वाइल पर आएगा, कंडीशन चेक होगी, सही होने पर स्टेटमेंट चलेगा। अपडेट स्टेटमेंट मतलब इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। कंट्रोल वापस कंडीशन पर आएगा, सही होने पर ये स्टेटमेंट चलेगा और लूप मेरा चलता जाएगा। कब तक, जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन बोला तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट डिक्लेरेशन के वहाँ पर भी मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज ना करते हुए मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी इनिशियलाइज करा तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। चलिए वापस से आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन, वाइल पर आऊँगा मैं, वाइल के बाद कंडीशन पर जाएंगे अपन। कंडीशन क्या बनेगी, 1 छोटा बराबर 5 के, बिल्कुल सही बात है। कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट चलेगा, तो ये स्टेटमेंट चला, बंटी प्रिंट हो गया, जो भी आपको प्रिंट करवाना हो पिछले वीडियो में, पिछले लूप में बता चुका हूं मैं आपको। अगला उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट, तो मैंने आई प्लस प्लस लिखा, तो आई प्लस प्लस लिखने पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 2 हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, कंडीशन पर। कंडीशन सही होगी तो 2 छोटा बराबर 5 के, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
फिर से बंटी प्रिंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 के बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 के बाद 5 हो जाएगी, 5 के बाद 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा। तो अगेन मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 5 बार मैंने बंटी प्रिंट करा, या आपको जो भी प्रिंट करवाना हो आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये किसके बारे में अपन ने बात करी, वाइल लूप के बारे में। यहाँ पर हम अगला डू वाइल लूप पर बात करेंगे। डू वाइल लूप का सिंटेक्स होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, कंट्रोल मेरा कहाँ पर आएगा, इनिशियलाइजेशन पर। इनिशियलाइजेशन पर मुझे डू मिलेगा, बिना कंडीशन चेक करे मैं स्टेटमेंट पर आ जाऊँगा। तो इस लूप की खासियत ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। आगे क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तो वहाँ पर अपन पूरा डिफरेंस समझेंगे। अभी अपन को एग्जीक्यूशन समझना उसका। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट स्टेटमेंट पर जाऊँगा, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। उसके बाद कंट्रोल वाइल पर आ जाएगा, वाइल के बाद कंट्रोल कंडीशन पर जाएगा, कंडीशन के बाद वापस कंट्रोल स्टेटमेंट पर आएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी मुझे कि यहाँ पर मुझे वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कहीं से वाइल लूप तो नहीं स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मुझे सेमीकोलन आएगा। बाकी दोनों लूप में अपन ने कहीं पर भी कर्ली ब्रैकेट के बाद या कहीं पर भी अपन ने सिंपल ब्रैकेट के बाद कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये बात ध्यान रखना अपन को कि डू वाइल लूप हमेशा टर्मिनेट होगा सेमीकोलन से। चलिए यहाँ पर अपन समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, आई की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर एकदम 1 हो गई, बिना कंडीशन चेक करे। फॉर लूप में क्या हुआ था, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करी थी। वाइल लूप में भी क्या हुआ था, हमने पहले कंडीशन चेक करी थी। तो यहाँ पर सबसे बिना कंडीशन चेक करे मेरा कोड चल जाएगा। स्टेटमेंट बंटी प्रिंट हुआ, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होगी, तो आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही हो गई। सही होने पर कंट्रोल वापस स्टेटमेंट पर जाएगा, बंटी प्रिंट हो गया, आई प्लस प्लस होगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। फिर इस तरह से 3, 4, 5 और फिर 6 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा। तो अगेन यहाँ पर भी लूप कितनी बार चलेगा, मेरा 5 बार लूप चलेगा, ठीक है ना सर। आई छोटा बराबर है 5 के, बिल्कुल सही, 5 पर भी लूप चलेगा, लेकिन कंडीशन 6 पर ही फॉल्स होगी सर, क्योंकि यहाँ पर लूप एक बार ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि बिना कंडीशन के हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लूप तो उतनी बार ही चलेगा अगर मैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलाऊंगा। डिपेंड करेगा कि मेरा लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि सबसे पहले हमको सिंटेक्स लिखना है, सिंटेक्स लिखने के बाद कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद हमें आउटपुट देना है। पॉज करना बेटा। एग्जाम में अक्सर वाइल लूप और डू वाइल लूप पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट करो वाइल लूप और डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस बताओ। तो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि करना क्या है यार इसमें। सिंपल सा मैंने डिफरेंस बताया, कम से कम 8-10 अपन डिफरेंस इसमें समझेंगे। नंबर 1, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन पहले चेक हो जाती है, तो इसको अपन ने क्या बोलेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है कि एंट्री कंट्रोल, मतलब लूप में एंटर होते वक्त ही कंडीशन चेक हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अपन ने पिछले सिंटेक्स में समझा कि कंडीशन कहाँ पर लगाते हैं अपन, लूप के एकदम एंड में, जहाँ पर अपन वाइल लिखते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। इसका मतलब लूप तो एक बार चल जाएगा लेकिन ख़त्म होगा, तब वहाँ पर अपन कंडीशन चेक करते हैं। तो एग्जिट होते वक्त अपन कंडीशन चेक करते हैं। तो इसी पॉइंट को अपन दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखो वहाँ पर अपन को डिफरेंस लिखने का बोला है, तो कम से कम सामने वाले को हमको 8-10 डिफरेंस देना पड़ेंगे, ताकि वो खुद भी समझ जाए कि उसको आगे से क्या पढ़ाना है, और वो गदगद भी हो जाए, गार्डन गार्डन भी उसका दिल करे कि यार मज़ा आ गया डिफरेंस देखकर, ठीक है ना। तो इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, कंडीशन चेक एट द बिगिनिंग ऑफ लूप। बिगिनिंग ऑफ लूप, कंडीशन कहाँ पर चेक करते हैं अपन, लूप के शुरुआत में। कंडीशन चेक एट द एंड ऑफ लूप, कंडीशन कहाँ पर चेक करते हैं अपन, लूप के एंड में। अगला, अगर वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होती तो लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट ऑफ लूप डज नॉट एग्जीक्यूट। यहाँ पर क्या हो रहा था डू वाइल में कि कंडीशन अगर फॉल्स थी तो भी हमारा लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट ऑफ लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1 टाइम। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से लिखा। अगला, डिफरेंस को मुझे पढ़ाना है तो सीधी सी बात है, एक का सिंटेक्स अलग है, एक का सिंटेक्स अलग है। तो यहाँ पर सिंटेक्स लिखकर आप पूरा सिंटेक्स उतार देंगे, जो भी अपन ने पीछे लिखा इधर भी आप क्या करेंगे, सिंटेक्स को उतार देंगे। और नक्काशी करना हो तो नक्काशी डिज़ाइन भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर हम अगर वाइल लूप में बात करें तो हम केवल एक ही कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि वाइल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यूज़ ओनली 1 कीवर्ड विच इज़ वाइल। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम 2 कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के, पहला कौन, डू होता है, दूसरा वाइल होता है। तो यूज 2 कीवर्ड्स विच आर डू एंड वाइल। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं अपन। पॉइंट नंबर 6 पर अपन एक एग्जांपल देंगे ताकि दिमाग पर चोट लगेगी सामने वाले के। एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करा अपन ने, यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या कर दी, फॉल्स कर दी।
आई की वैल्यू कितनी 1 है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट नहीं चलेगा, लूप चलेगा ही नहीं, तो मेरे प्रोग्राम का क्या आएगा, आउटपुट आएगा नो आउटपुट। क्यों आया, हियर कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ लूप डज नॉट एग्जीक्यूट, लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दूसरा, अगर इंटीजर में आई की वैल्यू 1 देता हूँ, डू होगा बिना कंडीशन चेक करे, चूंकि एग्जिट कंट्रोल लूप है, बंटी प्रिंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पर भी फॉल्स है, तो मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा, लूप से बाहर होने पर मेरा आउटपुट क्या आएगा, केवल एक ही बार बंटी आएगा। यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, हियर कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स बट स्टेटमेंट ऑफ लूप एग्जीक्यूट 1 टाइम। तो इससे मुझे समझ में आता है कि वाइल लूप और फॉर लूप में मैं कितने बेहतरीन तरीके, वाइल लूप और डू वाइल लूप में मैं कितने बेहतरीन तरीके से डिफरेंस लिख सकता हूँ, और आप इसको आराम से इन वाइल लूप, इन डू वाइल लूप, हर कोड में, मतलब इन वाइल लूप, इन डू वाइल लूप, हर डिफरेंस में आप इन वाइल लूप, इन डू वाइल लूप दे सकते हो, तो आपका और बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। तो यहाँ पर अपन ने इटरेटिव स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। इस वीडियो से एग्जाम में हमारे को अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन मल्टीपल चॉइस कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर एक्सप्लेन स्विच केस। तो यहाँ पर स्विच केस का सिंटेक्स है, अगर मुझे एमसीक्यू जो होता है ना, मल्टीपल चॉइस, मतलब 4-5 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तब उस तरह का अगर मुझे कोई काम करना है तो हमें स्विच केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस कंट्रोल स्टेटमेंट, एक मल्टीपल चॉइस कंट्रोल स्टेटमेंट है ये, विच इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जिसका काम होगा मेन्यू की तरह प्रोग्राम को बनाने के लिए। रेस्टोरेंट में कहीं पर अपन कुछ खाने जाते हैं तो वहाँ पर अपन को सबसे पहले मेन्यू मिलती है, मेन्यू मतलब चॉइस, लिस्ट मिली, वहाँ से हम कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। स्विच केस यूजेस फॉलोइंग कीवर्ड, स्विच केस में 3 कीवर्ड का इस्तेमाल होगा, नंबर 1 स्विच होगा, नंबर 2 केस होगा, अगला डिफ़ॉल्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स जो होगा, सिंटेक्स बहुत बड़ा होता है इसका, तो ये सिंटेक्स को अच्छे से आपको लिखना है, समझना है, और एग्जाम में एज इट इज़ आपको लिख कर आना है, मार्क्स फुल में से फुल मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डिज़ाइन मेन्यू करेंगे अपन, क्या होगा, एक कोड के थ्रू अपन समझेंगे, जो हमारा जनरली जो जग जाहिर एक कोड है कि कैलकुलेटर बनाओ या अरिथमेटिक सारे ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो वो सारा काम हम किससे करेंगे, यूजिंग स्विच केस करेंगे, ठीक है ना। अगला होगा इनिशियलाइजेशन ऑफ स्विच वेरिएबल, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी चॉइस है, मल्टीपल चीज़ों में से मुझे कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको स्विच वेरिएबल कहा जाएगा, क्योंकि वो स्विच के साथ स्विच में यूज़ होगा, तो उसको हम इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे, मतलब हमारी चॉइस उसमें असाइन करेंगे। अगला स्विच एक कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट में स्विच वेरिएबल बताएंगे अपन, या फिर कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो लिखना अपन को सिंटेक्स में ये है, लेकिन अपन स्विच वेरिएबल के थ्रू सारा काम करेंगे। अगला यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, आखिर में कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। अब यहाँ पर अंदर कुछ चीज़ें आएंगी, यहाँ पर जो भी चॉइस होगी, 4 चॉइस है तो 4 केस बनेगी, तो केस कांस्टेंट 1 से कहाँ तक जाऊँगा, मैं n तक जाऊँगा, तो अगर 4 केस होगी मेरे पास तो मैं कांस्टेंट 1 लिखूंगा, कांस्टेंट 2 लिखूंगा, कांस्टेंट 3, कांस्टेंट 4। उसके बाद हर चॉइस में मेरे पास एक स्टेटमेंट होगा, वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या n स्टेटमेंट भी हो सकता है, और स्विच से बाहर आने के लिए मुझे ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अपन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अपन काम करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू को अपन समझेंगे। अगला, इस तरह से मैं केस 1 से लेकर n तक डिफाइन करूंगा। अब जितनी भी मैंने केस डिफाइन कर दी, मेरे पास 4 ऑप्शन थे, मैंने चारों ऑप्शन में से चारों केस डिफाइन कर दी। अब अगर मेरी इच्छा हो कि यार 5वां कुछ हो सकता है क्या, तो अगर 4 ऑप्शन के अलावा मैं कोई भी ऑप्शन दूंगा, तो उसके लिए मुझे कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मुझे केवल एक ही स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा कंट्रोल स्टेटमेंट है, उस कंट्रोल स्टेटमेंट को कहा जाता है मल्टीपल चॉइस कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। तो एग्जाम में हमको इसका एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, जो कि जिसमें हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम का नाम है कि परफॉर्म करो अरिथमेटिक ऑपरेशन सारे, या फिर कैलकुलेटर डिज़ाइन करो यूजिंग स्विच केस। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, ए और बी, यूज़र से 2 नंबर लेने के लिए। उनका सम, कैलकुलेशन जो भी करना अपन को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसके लिए अपन ने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया। चॉइस के लिए हमने एक ch नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यूज़र से 2 नंबर ले लेंगे, ए और बी, स्कैनअप करवा लिया। अब यूज़र के सामने अपन ने सिलेक्शन लगाकर एक मेन्यू बनाई, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 फॉर डिवीज़न। तो आउटपुट में 1 2 3 4 एक के बाद एक नीचे आएगा। इसके बाद आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, एंटर यूर चॉइस। चॉइस अपन को एंटर करना है, तो हमें क्या दिया गया, चॉइस क्या दी गई हमको, 1 2 3 4। अगर एडिशन करना है तो 1 एंटर करो, सब्ट्रैक्शन पर 2। इस तरह से मुझे 4 चॉइस दी। जो भी काम मुझे करना है उसके लिए मुझे स्कैनअप करा, और वो चॉइस मैंने ch नाम के वेरिएबल में ले ली।
अगला स्विच मैंने कीवर्ड इस्तेमाल करा, ये है स्मॉल में, यहाँ कैपिटल में दिख रहा है लेकिन अपन को स्मॉल में लिखना है। अगला CH, तो यहाँ पर जो भी चॉइस ली थी मैंने वो स्विच में ब्रैकेट में CH में पास कर दी। इसका मतलब होता है चले जाओ, स्विच हो जाओ, जो भी चॉइस है आप उस पर चले जाओ। सपोज अगर मैंने एडिशन करना है तो मैं 1 दूंगा, तो CH की वैल्यू 1 होगी, तो स्विच CH केस 1 पर चले जाओ, तो ये मेरा 1 जो है कांस्टेंट है। हाँ, ये 1 कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट में मैं रिजल्ट नाम का जो एक तीसरा वेरिएबल लिया अपन ने, रिजल्ट में मैं दोनों का एडिशन करवाऊंगा, प्रिंट करवा के मैं डिस्प्ले करवा दूंगा रिजल्ट को कि ये एडिशन डिस्प्ले हो चुका है, और ब्रेक हो जाऊंगा। ब्रेक का मतलब होगा स्विच से बाहर हो जाओ। अगर मैं ब्रेक नहीं चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली केस 2 चल जाएगी, जो कि सब्ट्रैक्शन की होगी, जो कि गलत होगा। अगला, अगर मैं प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा, यूज़र से 2 वैल्यू लूंगा, मेरे पास चॉइस आएगी। अगर मैंने चॉइस 2 दी तो स्विच 2 पर चले जाओ, केस 2 है क्या, नहीं है, तो मैं सीधे 2 पर आ जाऊंगा, रिजल्ट में दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, डिस्प्ले हो जाएगा और मैं स्विच से बाहर हो जाऊंगा। तो इस तरह से जो भी चॉइस दूंगा, सपोज मैंने 4 दी तो स्विच 4 पर चले जाओ, तो यहाँ पर 4 पर आ जाऊंगा मैं, और डिवीजन होगा, डिवीजन डिस्प्ले हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्विच से बाहर हो जाऊंगा। अब इंसान की फितरत कि आपको 4 चॉइस दी तो बोलेंगे यार 5 देकर देख, 6 देकर देख। तो अगर मैंने कोई भी दूसरी चीज़ दी चॉइस में, 5, 6, 7 या 420 कोई भी दिया मैंने, तो स्विच फलानी वैल्यू पर चले जाओ, तो वाला केस मुझे उसके मुताबिक कोई केस नहीं मिलेगा। तो आखिरी में कौन सा केस चलेगा, डिफ़ॉल्ट पर मैं सीधा सा बोल दूंगा इनवैलिड चॉइस। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर बोला 11 फॉर एडिशन, 12 फॉर सब्ट्रैक्शन, 13 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 14 फॉर डिवीजन, तो उसके मुताबिक मुझे केस भी बताना पड़ेगी, केस 11, केस 12, केस 13, केस 14। तो जैसा मैं मेन्यू में डिज़ाइन करूँगा वैसा कि वैसा मुझे केस को डिफाइन करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो स्विच केस क्या होता है, उसका टेक्स्ट लिखना है अपन को, थ्योरी लिखनी है, थ्योरी के बाद उसका सिंटेक्स आएगा, और सिंटेक्स के बाद ये सीधा सा सिंपल सा जो पॉपुलर प्रोग्राम है हमारा कि कैलकुलेटर बनाओ या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करो, इस पर आप आसानी से कॉपी में भर भर के लिख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड मुझे अगला क्वेश्चन क्या मिलता है कि एक्सप्लेन करो ब्रेक एंड कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट, या डिफरेंशिएट करो ब्रेक और कंटिन्यू को। तो ब्रेक का अपन ने इस्तेमाल अभी पीछे स्विच केस में करा, स्विच केस से बाहर आने के लिए। अगर मैं स्विच केस से बाहर नहीं आऊँगा, ब्रेक नहीं लगाऊंगा, तो मैं स्विच केस से बाहर नहीं आऊँगा। चलिए, तो ब्रेक के बारे में अपन बात करते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट, ये भी कंट्रोलिंग का काम करेगा, विच इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप और स्विच केस, जो कि लूप को या स्विच केस को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। जनरली लूप कब खत्म होता है, जब लूप की कंडीशन फॉल्स होती थी तो लूप खत्म होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लूप को चाहते हैं कि बीच में से टर्मिनेट कर दे। सर्चिंग और सॉर्टिंग जब पढ़ते हैं अपन DSA में, आगे की जब प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपन, तो हमको लूप को, अगर हमारा काम हो गया तो हम लूप पूरे टाइम न चलाते हुए बीच में से हमको लूप से बाहर आना है। तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और स्विच केस में हर केस के बाद मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर मैं हर केस के बाद ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो मेरा कंट्रोल हर बार क्या चलेगा, अगले केस पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा सिंटेक्स है ब्रेक। तो यहाँ पर मुझे ब्रेक लिखना पड़ेगा। अगर मैं ब्रेक डायरेक्ट लिखूंगा तो वो काम नहीं करेगा, स्विच केस में काम कर जाएगा लेकिन लूप में काम नहीं करेगा। तो लूप में मुझे उसे इफ़ के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल लिया, आई की इनिशियल वैल्यू मैंने असाइन करी 1, तो आई की इनिशियल वैल्यू 1 असाइन हो गई। लूप चल रहा है 5 बार, तो अगर देखने में तो लूप देखने में तो यहाँ पर लूप चल रहा है 5 बार। चलिए, अब लूप के अंदर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा वो इफ एल्स लिखा हुआ है। आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 = 3 के कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स कोड चलेगा। प्रिंटफ में नई लाइन पर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा जो कि 1 आएगी, ये मेरा आउटपुट आ रहा है। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 2 ≤ 5, कंडीशन ट्रू हो गई। मैं अंदर आया, मैंने इफ के साथ इस्तेमाल करा ब्रेक को, 2 = 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स कोड अगेन चल जाएगा, तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट 2 आएगा। उसके बाद आई की वैल्यू को मैं प्लस प्लस करूंगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 ≤ 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अभी जब मैं अंदर आऊँगा 3 = 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेक चल जाएगा और मैं लूप से बाहर हो जाऊँगा। तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया, 2 आया। अगर मैं इस प्रोग्राम में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता, इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं करता, केवल प्रिंटफ लिखता, तब मेरे प्रोग्राम का आउटपुट होता 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि लूप से अगर मुझे बीच में से बाहर आना है तो मैं इस्तेमाल करूँगा किसका, ब्रेक का। अगला अपना कंटिन्यू। कंटिन्यू के बारे में क्या लिखना है अपन को, इट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट। उधर था टर्मिनेट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप। सिंटेक्स होगा इसका कंटिन्यू। नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप का क्या मतलब होगा, अगर मैं कोई लूप लिखता हूँ i = 1, i <= 5, i++, तो दिखने में क्या दिखता है कि लूप 5 बार चल रहा है।
कोई लूप 10 बार चल रहा है, कोई लूप 20 बार चल रहा है, तो लूप कितनी बार चल रहा है तो उसके बार बार चलना, तो उसका एक बार चलना एक इटरेशन कहलाएगा। अगर लूप 10 बार चलता है तो वो 10 इटरेशन कहलाता है। तो इसका काम क्या है, लूप के अगले इटरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये लूप की सारी चीज़ों को छोड़ देगा और अगले इटरेशन पर चला जाएगा। तो इसको समझते अपन क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इंटीजर आई लिया, आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 1 मैंने इनिशियलाइज करी, तो आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 बिल्कुल सही है, अंदर आऊँगा मैं, 1 इज इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स कोड चलेगा, आउटपुट पर 1 आएगा। अगला आई की वैल्यू में 1 से बढ़ाऊंगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन बिल्कुल सही है, मैं अंदर आऊँगा, 2 इज इक्वल टू 3 कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाएगी, मेरा एल्स कोड चलेगा, सॉरी यहाँ पर मुझे क्या देना, कंटिन्यू देना, एल्स कोड चलेगा, एल्स कोड चलेगा तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं आई प्लस प्लस पर करूँगा, आई प्लस प्लस पर 3 होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन बिल्कुल सही है, मैं अंदर आऊँगा, 3 इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, और जैसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा मेरा कंट्रोल आई प्लस प्लस पर चला जाएगा और आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझते हैं अभी अपन, अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स कोड चलेगा और मेरा आउटपुट 4 आ जाएगा। अगला आई प्लस प्लस करूँगा मैं तो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, 5 इज इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स कोड चलेगा, यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस करूँगा तो 6 होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मैं लूप से बाहर हो जाऊँगा। आउटपुट देखने पर मुझे दिख रहा है कि लूप चला, फर्स्ट इटरेशन चला, सेकंड इटरेशन चला, थर्ड इटरेशन कंटिन्यू हो गया, आगे बढ़ गए अपन, आगे बढ़ गए काय के कारण, कंटिन्यू के कारण, फिर फोर्थ इटरेशन चला और फिर फिफ्थ इटरेशन चला। तो इससे मुझे समझ में आया कि लूप के अगर अगले इटरेशन को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे कंटिन्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस लिखो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा अपना, ब्रेक और कंटिन्यू का जो अपने डेफिनेशन लिखी थी वो लिख देना, नंबर 1। नंबर 2 उसका सिंटेक्स आ जाएगा। सिंटेक्स के बाद नंबर 3 पर क्या आ जाएगा कि ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल को जंप कर देता है लूप के बाहर या स्विच के बाहर। पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखना, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पर, लूप के बाहर, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट इटरेशन पर। तो ये पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा अपना। पॉइंट नंबर 4 में हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रेक किसके साथ इस्तेमाल होता है, लूप के साथ भी इस्तेमाल होता है और स्विच केस के साथ भी इस्तेमाल होता है। अब इसका डिफरेंस में क्या लिखेंगे अपन कंटिन्यू के बारे में कि कंटिन्यू केवल किसके साथ इस्तेमाल होता है, लूप के साथ इस्तेमाल होता है, वो स्विच के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड विथ क्या चीज़, लूप एज वेल एज स्विच केस, और कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड ओनली विथ क्या चीज़, लूप स्टेटमेंट। अगले केस में अपन फॉर एग्जांपल में ये प्रोग्राम बना देंगे और स्विच केस में ब्रेक में ब्रेक का प्रोग्राम बना देंगे और कंटिन्यू में अपन कंटिन्यू का प्रोग्राम बना देंगे और नीचे अपन आउटपुट भी लिख देंगे। तो ब्रेक का आउटपुट क्या आया था 1 और 2, और कंटिन्यू का आउटपुट क्या आया 1, 2, 4 और 5। तो यहाँ पर अपना ब्रेक और कंटिन्यू वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय अरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पहले तो अपन को प्रॉब्लम समझना है कि ये एक्चुअल में आया क्यों। सपोज अगर मुझे दो नंबरों का सम करना है तो हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए और बी। तो 2 नंबर लेंगे हम यूज़र से और 2 नंबरों का सम करेंगे। अगर मुझे 3 नंबरों का सम करना है तो मुझे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। अगर मुझे 5 वेरिएबल को सम करना है तो मुझे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। यार अगर मुझे 50 वेरिएबल का सम करना है तो क्या मुझे 50 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे? नहीं। सी लैंग्वेज बोलती है कि अगर तुम सिमिलर टाइप के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो प्रोग्राम में, तो सिमिलर टाइप का डेटा के लिए अलग अलग वेरिएबल न डिक्लेयर करते हुए एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करो वो सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सके। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कौन करेगा? अरे। और चूंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा तो यहाँ पर मैंने इंटीजर ए ऑफ साइज 5 लिखा, इसका मतलब मैंने एक अरे डिक्लेयर करा। अब ये अरे क्या करेगा, एक 5 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा मेमोरी में। तो मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्ज़ाम में मुझे क्या लिखना है, एग्ज़ाम में मुझे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है अरे की। अरे क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्या बोला मैंने? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अरे क्या चीज़ है? कलेक्शन है सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक अरे डिक्लेयर करा ए ऑफ साइज 5 का। ये कैसे डिक्लेयर करा अभी अपन समझेंगे, ठीक है ना। रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर अपन
तो यहाँ पर एक मेमोरी में एक अरे बनेगा जिसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 होगी। यहाँ पर डेटा में स्टोर करूंगा 10 20 30 40 और 50। तो क्या बोला उसने, कलेक्शन ऑफ सिमिलर, इसका मतलब सारे के सारे किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। अगर आपको फ्लोट वैल्यू का कलेक्शन करना है तो आप फ्लोट ले लेंगे, अगर आपको कोई स्ट्रिंग बनाना होगी तो आप कैरेक्टर का कलेक्शन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया, इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब है हर वैल्यू एक के बाद एक स्टोर होगी। तो यहाँ पर ए नाम का जो अरे है वो 5 वैल्यूज को स्टोर करेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में क्या लिखना है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरे की प्रॉपर्टीज बताए, अरे की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, अरे के फीचर्स बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 है फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज का क्या मतलब होगा, अगर मैंने इंटीजर ए ऑफ साइज 5 डिक्लेयर कर दिया तो मैं 5 वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। साइज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। अरे को मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं उसका साइज चेंज नहीं कर सकता। अगला नंबर 2 पर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो सेम टाइप कलेक्शन हो, किसका कलेक्शन है ये, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है। हमने डेफिनेशन में भी बोला क्या करेगा, ये स्टोर करेगा ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अगर इंटीजर टाइप का अरे होगा तो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोट टाइप का अरे होगा तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अगला कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, उसकी अगली प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड साइड बाय साइड इन मेमोरी। तो पहले 10 स्टोर हुआ, उसके बगल में 20 हुआ, उसके बगल में 30 हुआ, फिर पास में 40 हुआ, फिर 50, सब साइड बाय साइड मेमोरी में स्टोर होंगे। इसका मतलब कंटिन्यूस मेमोरी ये लेगा। अगला इंडेक्सिंग जो होगी, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो अरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अगर मुझे इस वैल्यू पर काम करना है तो मुझे 0 इंडेक्स बताना पड़ेगा, अगर मुझे 40 चाहिए तो मुझे उसका इंडेक्स 3 बताना पड़ेगा। अगला फास्ट एक्सेस, एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्स। अरे बहुत बड़ा हो, 50-100 का अरे हो, मुझे 9th नंबर की वैल्यू चाहिए तो मैं 9th नंबर का इंडेक्स बता दूंगा। मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे आसानी से मिल जाएगी। मैं यहाँ पर ए ऑफ 2 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं अरे की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। आगे हम बात करते हैं उसके टाइप्स ऑफ अरे की, कि अरे के कितने टाइप्स होते हैं। तो अरे के हम यहाँ पर टाइप्स डिफाइन करते हैं तो 3 तरह के अरे सी लैंग्वेज में होते हैं। नंबर 1 पहला होता है 1 डायमेंशनल, जो कि 1 डायमेंशन में होगा। नंबर 2 2 डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का इस्तेमाल होगा। नंबर 3 मल्टी डायमेंशन अरे, मतलब 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन सब इसी में कवर हो जाएंगे। अगला 1D। 1D का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट। जो डेफिनेशन अपन को लिखना वही लिखेंगे, साथ में क्या जोड़ देंगे अपन, इन रो और कॉलम फॉर्म, या तो रो में होगी या कॉलम फॉर्म में होगी, ठीक है ना। 1D की बात करेंगे, या तो केवल एक्स एक्सिस पर होगा या केवल वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है ना। इसका सिंटेक्स जो होगा वो होगा, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, अरे का नाम आएगा और साइज आएगा। इसके लिए यहाँ पर मुझे साइज को क्या बोलेंगे अपन, साइज क्या बताता है यहाँ पर हमें, साइज रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होल्ड बाय अरे वेरिएबल। थोड़ी देर पहले मैंने बात करी कि अरे में लाए क्यों हूँ, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मुझे अरे की जरूरत पड़ी, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये अरे कितनी वैल्यू को होल्ड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर ए ऑफ साइज। इंटीजर मतलब डेटा टाइप हुआ, अरे का नाम यहाँ पर ए लिखा मैंने और मैंने साइज बताया 5, इसका मतलब ये अरे 5 साइज की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब एग्जाम में मुझे अगला काम क्या करना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताना है इसका। तो यहाँ पर मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 साइज का मैंने एक अरे बनाया, इंडेक्सिंग कर दी मैंने 0 1 2 3 4, नाम उसका ए हो गया। 20 बाइट क्यों हुआ, क्योंकि एक इंटीजर को 4 बाइट लगती है, तो एक ब्लॉक 4 बाइट का, तो 5 ब्लॉक कितने बाइट के हुए, टोटल 20 बाइट के हुए। ए कौन हुआ, अरे का नाम हुआ और ये उसकी इंडेक्सिंग हो गई। अरे को एक्सेस करना है मुझे तो उसका इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अभी अपन ने थोड़ी देर में प्रॉपर्टीज में पढ़ा। एग्जाम्पल में हमको यहाँ पर अरे को एक अरे डिक्लेयर करना है और उसकी वैल्यू यूज़र से रीड और डिस्प्ले करना है। तो सिंपल सा एग्जांपल में कोई भी अरे का प्रोग्राम आता है, अरे का क्वेश्चन आता है, तो यही वाला एग्जांपल अपन को लिख कर आना है। मैंने एक अरे डिक्लेयर करा इंटीजर ए ऑफ साइज 5 और चूंकि उसको एक्सेस करना है तो हमने आई नाम का वेरिएबल लिया। सबसे पहले मैंने यूज़र के सामने मैसेज रखा एंटर 5 वैल्यूज़ ऑफ अरे। चूंकि 5 वैल्यू स्टोर करनी तो वो कहाँ से स्टोर होगी, 0 से लेकर 4 तक। इसलिए मैं लूप कहाँ से चलाऊंगा, 0 से लेकर 4 तक लूप चलाऊंगा। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो पहली बार जब स्कैनएफ होगा तो पहली वैल्यू कहाँ पर आएगी, अरे के 0th इंडेक्स के एड्रेस पर। इसका मतलब पहली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है ना, 1 हो जाएगी। अगला स्कैनएफ होगा कहाँ पर, ए के 1 पर वैल्यू आएगी तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर ए के 2 पर, फिर ए के 3 पर, फिर ए के 4 पर। तो अरे की वैल्यू जब भी मुझे यूज़र से लेना है तो इसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा। बिना लूप के ये मेरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बिना लूप के काम करूँगा तो मुझे बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। चूंकि मैंने अरे की वैल्यू यूज़र से ली तो लूप चलाया, अब मुझे अरे को वापस से डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा, वैल्यूज़ ऑफ अरे आर गिवन बिलो। ये लूप के अंदर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे एक ही बार डिस्प्ले करना है और वैल्यूज़ मुझे सारी एक के बाद एक डिस्प्ले करना है। चूंकि वैल्यू
वैल्यूज़ मेरी कहाँ से कहाँ अगेन स्टोर है, 0 से लेकर 4 तक वैल्यू मेरी स्टोर है। तो मैं फिर से अगेन लूप चलाऊंगा 0 से, फॉर i बराबर 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट करेगा न्यू लाइन पर एक अरे की वैल्यू जो कि कहाँ से आएगी, 0th इंडेक्स से आएगी। सपोज वहाँ पर वैल्यू 10 है तो स्क्रीन पर आउटपुट 10 आ जाएगा। i की वैल्यू को मैं 1 से बढ़ाऊंगा तो अब प्रिंट करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू जो कि कहाँ से आएगी, अरे के 1 से आएगी। तो सपोज वहाँ पर वैल्यू 20 होगी, फिर वहाँ पर अगला 30, फिर अगला 40, फिर अगला 50। इस तरह से मैं एग्जाम में एक प्रोग्राम लिख सकता हूँ अरे का, कि अरे की वैल्यू को कैसे रीड और डिस्प्ले करना। ये बहुत सिंपल तरीके से मेरा नोट भी तैयार हो गया और आसानी से मैं मार्क्स कमा सकता हूँ। अरे का जो दूसरा टाइप है वो 2 डायमेंशन अरे है। 2 डायमेंशन अरे का मतलब होता है रो और कॉलम का अरेंजमेंट। जो अपन मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वो मैट्रिक्स का जो फंडा है वो किस पर बेस्ड है, 2 डायमेंशन अरे पर। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इन रो एंड कॉलम फॉर्म। 1D में क्या लिखा था अपन ने, रो और कॉलम फॉर्म। तो यहाँ पर रो और कॉलम दोनों आएगा। सिंटेक्स अपन डिफाइन करेंगे। अगला डेटा टाइप अरे का नाम आएगा साइज और साइज। यहाँ पर ये जो पहला साइज होगा ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो को, और जो दूसरा साइज रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पर मैंने एक अरे डिक्लेयर करा इंटीजर ए ऑफ साइज 3x3। पिछले वाले केस में हमने केवल एक ही बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा के साइज को डिफाइन करा था। यहाँ पर अपन कुल कितनी बार करेंगे, 2 बार। अब मल्टी डायमेंशन अरे की बात करेंगे तो वहाँ पर अगर 3 डायमेंशन होगा तो साइज 3 बार बताएंगे, और अगर 4 डायमेंशन होगा तो साइज अपन 4 बताएंगे। बिल्कुल बात समझ में आती है अपन को। चलिए, तो 3x3 का मैंने एक अरे डिफाइन करा। यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में करूँगा तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करूँगा मैं, तो मैंने यहाँ पर साइज 3x3 का लिया। तो टोटल 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो मेरे समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना दिया। ये मेरा पहला 0th कॉलम है, ये मेरी पहली 0th रो है। इसका मतलब इस सेल की आइडेंटिटी क्या है, 0 रो और 0 कॉलम। तो यहाँ पर कुल 9 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो टोटल 36 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। अब चूंकि ये 2D अरे है तो इंडेक्सिंग में हर एलिमेंट को इंडेक्स से पहचानना है। तो यहाँ पर 2 इंडेक्स काम करेंगे। तो पहला इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा रो को, और दूसरा इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो इस तरह से हम यहाँ पर अरे को 2D अरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। 2D अरे के एग्जाम्पल में भी हम रीड एंड डिस्प्ले का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अरे डिक्लेयर करा, साइज 3x3 का अरे का साइज है। तो कंटिन्यूस फॉर्म में समझने के अच्छा अपन किसको 2 डायमेंशन के फॉर्म में समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंटर 9 वैल्यूज़ ऑफ अरे। आई की वैल्यू कितनी, 0। तो यहाँ पर 0 1 2 ये लूप किसके लिए चलेगा, आई की वैल्यू के लिए। ये लूप किसके लिए चलेगा, जे की वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, जे की वैल्यू 0। तो अब इसका मतलब आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 है। यूज़र से मैं वैल्यू लूँगा जो कि कहाँ पर आएगी, 0 0 पर आ जाएगी। ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू अभी भी 0 रहेगी। इसका मतलब अगला जो स्कैनएफ होगा वो 0 1 पर होगा। इसका मतलब एलिमेंट यहाँ पर स्टोर होगा। अगला जे की वैल्यू में प्लस प्लस करूँगा तो जे की वैल्यू 2 जाएगी। आई की वैल्यू अभी भी 1 रहेगी तो स्कैनएफ होगा वो 0 2 पर स्कैनएफ होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से मैं अरे की सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ। क्लियर एकदम। अब यहाँ पर मैं जब उसको डिस्प्ले करूँगा तो डिस्प्ले करने के लिए चूंकि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए मैंने लूप चलाया, तो डिस्प्ले करने के लिए भी मैं लूप चलाऊँगा। अगेन आई की वैल्यू 0 है तो आई की वैल्यू 0 हो गई। जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 0, इसका मतलब 0 0 पर मैं डिस्प्ले करूँगा तो ये वाली वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी, कुछ नहीं दिया। इसका मतलब जो भी अगली वैल्यू डिस्प्ले होगी उसके बगल में डिस्प्ले होगी। उसके बाद जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी उसके बगल में। फिर इस लूप से मैं बाहर आ जाऊँगा और लाइन चेंज हो जाएगी। तो लाइन चेंज हो जाएगी तो इसी तरह से आउटपुट पर भी मुझे अगली 3 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से मैं यूज़र से 2D अरे की वैल्यू ले सकता हूँ और उसे मैं 3 तरीके से डिस्प्ले कर सकता हूं। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करा। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन लगा दूंगा तो वर्टिकल डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर मैं ये वाला सिलेक्शन हटाकर खाली ये वाला प्रिंटफ रखूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। तो 2D अरे में मैं 3 तरह से वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता हूं। सिंगल रो के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकता हूं, सिंगल कॉलम के फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकता हूं, और मैं 2D फॉर्म में भी इस तरह से मैं लूप चलाकर डिस्प्ले कर सकता हूं। तो यहाँ पर मुझे 1D अरे अगर आता है तो मुझे 1D अरे का पूरा नोट्स लिखना है। अगर सिर्फ 2D अरे आता है तो 2D अरे के बारे में लिखना है, थ्योरी लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखना है, सिंटेक्स लिखना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है और कोड लिखना है, चाहे 1D का है चाहे 2D का है। सर अगर 1D और 2D दोनों आ गया, ये खाली व्हाट डू मीन बाय अरे आया। अगर व्हाट डू मीन बाय अरे आया तो आपको क्या करना है, जो थ्योरी पूरी आएगी, प्रॉपर्टीज आएगा, 1D अरे का डिक्लेरेशन, 2D अरे का डिक्लेरेशन और 1D अरे का एक प्रोग्राम, सिंपल एकदम।